रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो बच्चे शुरू करते हैं। हम लोग तुम लोग कहां से पढ़ा दिए थे बताओ। जीव जगत का कुछ भाग हम लोग आगे तक चल दिए हैं। हम तुम लोगों को क्या क्या बता दिए। हम आप लोगों को बता दिए कि सबसे पहली बात कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, इसे बता दिए ना। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, सब बता दिए। फिर आपको माइक्रोलॉजी बताए थे, सूक्ष्म विज्ञान क्या है, ये सारा चीज हम आप लोगों को बता दिए थे। फिर हम शुरू किए थे जीव जगत। जीव जगत शुरू किए थे, एनिमल किंगडम्स। जीव जगत में फिर कहां कहां पढ़ा दिए बताओ। जीव जगत यानी कि जीव जगत में आपको सजीव पढ़ा दिए कि सजीव किसे कहा जाता है, सजीवों के लक्षण बता दिए। सजीवों के लक्षण बता दिए कि हो गया ना लक्षण। सजीवों के लक्षण बता दिए। सजीवों के लक्षण बताने के बाद आपको हम क्या बताएं, कुछ वर्गीकरण की परिभाषा भी हम आपको बता दिए। वर्गीकरण क्या है ना। फिर बताया वर्गीकी क्या है। वर्गीकरण के कुछ कुछ आप लोगों को हमने आधार भी बता दिया। फिर हमने टेक्सा बताया कि टेक्सा क्या है, टेक्सा का नामकरण किसने किया था वो हमने बताया। टेक्सा में कौन कौन से जीव जंतु को रखा जाता है वो हमने बताया। फिर हम क्या बताए, टेक्सा से भी एक बड़ी संघ कौन होता है, डोमेन। डोमेन के बारे में बताया कि डोमेन क्या है, बता दिए ना, नहीं बताया क्या, बता दिए। तो डोमेन क्या है, डोमेन बता दिए। डोमेन के बाद फिर क्या बताए, डोमेन के बाद फिर क्या बताए हम, डोमेन के प्रकार बताए। डोमेन के प्रकार बताए। डोमेन के कितने प्रकार हम बताए थे बताइए, 3 बताए थे। कौन कौन, बैक्टीरिया, आर्चिया और क्या चीज, यूकैरिया, तीनों बता दिए। चलो आज हम चलेंगे इससे आगे। आज हम लोग इससे आगे चलेंगे, वो है हमारा, पहले एक एक देखो, सबसे पहली चीज समझो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, जो चैप्टर है वो समझिए कि आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये 3 चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। आरबासों में पहले समझ लो, ये 3 चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है। कौन कौन, किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम, 2, 3 और 4। अगर इस चैप्टर को ध्यान से आप नहीं समझते हैं तो आपको लगभग ये 3 चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए इसको देखना जरूरी है। इसमें जैसे कि आपने अभी थोड़ा सा वर्गीकरण बताया, वर्गीकरण में आप वर्गीकरण का आपको 2 सेपरेट चैप्टर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वर्गीकरण हमने यहां बता दिया, वर्गीकरण का हमने आधार बता दिया तो मेरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें लाइट आ रहा है क्या, आ रहा सही में, अच्छा नहीं दिख रहा हमको इसीलिए पूछे। तो वर्गीकरण बता दिए, वर्गीकरण का आधार बता दिए, तो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर जो है मेरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। याद रखिए वर्गीकरण में, वर्गीकरण का 2 चैप्टर आपका सेपरेट चैप्टर पढ़ना है आपको। वर्गीकरण के 2 आपको सेपरेट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो सभी चैप्टर का ये जो कॉम्बो है, यानी कि ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसे यदि आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो लगभग आपको समझ में आगे चैप्टर नहीं आएगा। और यहाँ पर कुछ कुछ शब्दावली है, उन शब्दावलियों के बारे में जानना जरूरी है, उन शब्दावलियों को समझना जरूरी है कि आखिर वो शब्दावली क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको कहां कहां से पढ़ा दिया, जीव विज्ञान की परिभाषा हमने बता दी, जीव विज्ञान के जनक के बारे में बता दिया, जीव विज्ञान के कितनी शाखाएं होती हैं उसको समझा दिया। इसके बाद ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किए, हमने सजीव की परिभाषा बता दिया। सजीव की परिभाषा बताने के बाद क्या बताए थे, क्या बताए, उनके लक्षण बता दिए, उनके गुण बता दिए। इसके बाद हमने टेक्सा शब्द को बताया। इसके बाद हमने किस शब्द को बताया, डोमेन शब्द को बताया, बता दिए ना। डोमेन तक, यहां तक आप लोगों को हम बता दिए। चलो अब यहां से हम लोगों को अब आगे चलना है ना, यहां से हम लोगों को आगे चलना है। चलिए आगे चलेंगे हम, सिस्टमैटिक्स। चलिए अगला शब्द को समझेंगे हम, सिस्टमैटिक्स। आप लोग भी हेडिंग बनाएंगे, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स, अगला शब्द क्या है हमारा, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स,
क्या लिखा आप लोगों ने? सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्या है? सिस्टेमैटिक शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान में सर्वप्रथम, सिस्टेमैटिक शब्द का प्रयोग जो है बेटा वो जीव विज्ञान में सबसे पहले जो है आपके लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। जीव वैज्ञानिक लिनियस ने सर्वप्रथम सिस्टेमैटिक शब्द का प्रयोग किया था। सिस्टेमैटिक शब्द में आखिर किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीवधारी हैं, जीव हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं उनके प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। किनके प्रकारों का? पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लिनियस ने किया था। किसने किया था? लिनियस ने किया था। ठीक है। और इसमें किसका, इस शब्द इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें समस्त पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। तो आप लिखेंगे, यहां से लिखेंगे यह एक लैटिन शब्द है, यह एक लैटिन शब्द है, यह एक लैटिन शब्द है जो सिस्टेमा से बना है, जो सिस्टेमा से बना है, जो सिस्टेमा से बना है। इसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था है। इसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था है। इसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार और विविधता का अध्ययन, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार और विविधता का अध्ययन, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार और विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार और विविधता का अध्ययन किया जाता है। चलिए बेटा, ये शब्द आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ये शब्द क्या है? ये शब्द किससे बना है बेटा? ये शब्द अंग्रेजी के किस लैटिन शब्द से बना है? सिस्टेमा से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका क्या अर्थ होता है जी? जीवों के नियमित व्यवस्था। जीवों के नियमित व्यवस्था। इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? किसने किया था? लिनियस ने किया था। किसने किया था? आपने लिखा है? नहीं लिखे है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लिनियस ने किया था। तो लिखेंगे आप जीव विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लिनियस ने किया था। जीव विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
लीनियस ने, किसने किया था? लीनियस ने किया था, लीनियस ने किया था। चलिए, ये हो गए सिस्टमैटिक शब्द के बारे में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का लगभग ये लास्ट टॉपिक है, जो हम लोग समझेंगे कि वर्गीकरण के आखिर मौलिक सिद्धांत क्या है। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत क्या है? हमने आपको बताया कि किन किन आधारों पर पृथ्वी पर उपस्थित लगभग 1.7 से 1 कितना 8 1.7 से 1.8 मिलियन की संख्या में जो जीवधारी पाए जाते हैं, इनको आखिर समान रूप से एक साथ अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, जिस कारण अध्ययन की सुविधा के लिए इन समस्त जीवधारियों का क्या किया जाता है? कुछ समान लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। किसके लिए? अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि हम इन जीवों के बारे में आसानी से पढ़ सके, एक साथ ही इनके बारे में समझ सके। समान लक्षण के बारे में जैसे हमने बताया था, जैसे कि मान के चलिए कि जिसके पंख होते हैं, चाहे वो पक्षी उड़े या ना उड़े, जिसके पंख है उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं? पक्षी कहते हैं। जिनके 4 पैर होते हैं उनको किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? सबको जानवर कहते हैं हम। सामान्य तौर पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भागीदारी निभाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम पादप कह देते हैं। क्या कहते हैं? पादप कहते। तो पादप में क्या केवल एक प्रकार का कोई पेड़ पौधा आएगा? नहीं। क्या एक आएगा जी? नहीं आएगा। इसमें क्या होंगे? सामान्य जितने भी प्रकार के जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो सब इस श्रेणी में आ आएंगे ना। सब के सब जो है इस श्रेणी में सर्दी हो गया जी, इस श्रेणी में सब के सब आ जाएंगे। तो इसीलिए हमने अध्ययन की सुविधा के लिए इन समस्त 1.7 से 1.8 मिलियन वाले जीव जंतुओं को, जीवधारियों को जो है वर्गीकरण किया, ताकि हम लोग आसानी से इनके बारे में पढ़ सके। लेकिन अब इनको क्या कहता है? पहचान। अब इनको क्या कहता है? वर्गीकरण में क्रिया में क्या होता है? वर्गीकरण क्रिया में कुछ समान लक्षण के आधार पर इनकी पहले पहचान की जाती है। ओ, इसका पंख है, इसका पंख है, इसका पंख है, इसका पंख है, पहले पहचान की जाती है। पहचान करने के बाद फिर क्या करेगा? उसका नामकरण होगा। हमने पहचाना कि भाई जिनके पंख होंगे, पहचान लिए कि इनके पंख हैं। हम चमगादड़ का तो पंख नहीं होता है। क्या चमगादड़ को हम पक्षी कहते हैं? नहीं, चमगादड़ को हम पक्षी की श्रेणी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि चमगादड़ का स्पष्ट पंख, चमगादड़ के पास पंख नहीं होता है, बल्कि पंख जैसी मांसपेशियों का ढांचा होता है। उनका वास्तविक पंख होता नहीं है। मुर्गी के पास पंख होता है कि नहीं? होता है। मुर्गी के पास पंख होता है, भले वो उड़े या ना उड़े। बत्तख के पास पंख होता है कि नहीं? एक बड़ी कौवे के पास, पाज के पास पंख होता है कि नहीं? होता है। इन सभी को एक श्रेणी में रखा गया। तो पहले हम इनकी पहचान किए, समान लक्षण के आधार पर इनको हम पहले पहचान किए। पहचानने के बाद क्या करेंगे? इनका नामकरण करेंगे। नामकरण मतलब क्या चीज? नाम रखेंगे। नामकरण समझते हैं ना? अगर हम पहचाने कि भाई पंख है, समान लक्षण है सभी में, इसीलिए नामकरण कर दिए, पक्षी किए ना। फिर हम क्या करेंगे? इनका नामकरण करेंगे। लेकिन यहाँ हमें जो पढ़ना है वो वैज्ञानिक नामपत्ति पढ़ना है। कौन सी नामपत्ति पढ़ना है? वैज्ञानिक नामपत्ति पढ़ना है। उनका फिर हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। ये सब क्या है? वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक आप लिखेंगे वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। लिखेंगे आप वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। वर्गीकरण की मौलिक सिद्धांत। बात नहीं करेंगे आप सब, लिखेंगे वर्गीकरण की मौलिक सिद्धांत। वर्गीकरण
की मौलिक सिद्धांत। तो सबसे पहले इस सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि जीवधारियों को जो वर्गीकरण के आधार जो हमने माना था, जितना आधार माना था, उन आधारों को मानकर सबसे पहले हम इन जीवधारियों का क्या करेंगे, पहचान करेंगे। क्या करेंगे, पहचान करेंगे। और पहचान करने के बाद क्या होगा, फिर इनका नामकरण होगा, नाम रखेंगे। नाम रखेंगे, नाम रखने के बाद ही ना कोई संघ में इसको रखेंगे जी, नाम रखेंगे, इसके बाद ही कोई संघ में रखेंगे। हम डायरेक्टली किसी जीव को उठाकर जानवर संघ में नहीं रख देते, हम डायरेक्टली किसी जीव को उठाकर पक्षी संघ में नहीं रख देते हैं। पहले हम उसकी पहचान करते हैं कि पक्षियों के जो समान लक्षण होते हैं वो इस जीव में है कि नहीं है। तो क्या किया हमने, पहचान किया। पहचान करने के बाद, पहचान किया, पहचान करने के बाद फिर क्या करेंगे, पहचान करने के बाद फिर उसके नामकरण करेंगे। यदि पूर्व में उपस्थित किसी जीव जंतु से या किसी, मान लो पक्षी कह लिए हम, तो पक्षी मान के चलो, कोई पक्षी से मान के चलो, कोई पक्षी से इसकी समानता मिलती है, इसकी समानता रखता है अगर ये जीव, तो जिस जीव की खोज किया है हमने, जिस जीव का नामकरण किया, जिस जीव का हमने पहचान किया है, वो जीव अगर पूर्व में यानी कि पहले से उपस्थित किसी जीव से समानता रखता है तो उसको उठाएंगे, उसी श्रेणी में रख देंगे डायरेक्टली। अगर नहीं समानता रखता है तो पहले इसकी पहचान करके पहले इसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, और समानता के आधार पर उसी संघ में रखेंगे जिस संघ के जीवों से इसकी गुणों का क्या होता हो, मेलजोल होता होगा। इसीलिए पहले क्या करेंगे, हम पहचान करेंगे, फिर क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं सर, क्या समझ में आ रहा है, बताओ क्या समझ में आ रहा है। मान लो कोई हमने नया जीव की खोज किया, कोई हमने नया जीव की खोज किया, तो नया जीव को खोजेंगे तो क्या करेंगे, समस्त जीव जो पहले से हमने खोज रखा था उनके बारे में ऑलरेडी हमने अध्ययन कर लिया है, अब इस जीव के बारे में अध्ययन करेंगे और पूर्व उपस्थित खोजे गए जीवों से, खोजे गए जीवों के समान लक्षणों को देखेंगे कि आखिर इसके जैसा समान लक्षण किस जीव में है। तो पहले इसकी पहचान करेंगे, पहचान करके फिर इसका नामकरण करेंगे, और नामकरण करने के बाद ही समानता के आधार पर, समान लक्षण, समान गुणों के आधार पर इस संघ के जीवों से मिलते जुलते जीवों में उसको क्या करेंगे, रख देंगे। हम चमगादड़ को आखिर क्यों नहीं रखे पक्षी में, कहीं ना कहीं उड़ने की तो प्रकृति है इसमें, उड़ता ये भी है, लेकिन क्या शारीरिक अवस्था के आधार पर, शारीरिक गुणों के आधार पर क्या इनमें समानता है, नहीं है, पक्षी के समान वो मिलता नहीं है। इसीलिए हम उनको क्या करेंगे, उस श्रेणी में यानी पक्षी की श्रेणी में चमगादड़ को हम नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत में सबसे पहले हम उन जीवों की पहचान करेंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले पहचान, पहचान बोलेंगे नहीं, पहचान, जिसको अंग्रेजी में हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलना है, बाहर चले जाइए आप, कैसे, चलिए लिखेंगे आप पहचान, पहचान। पहचान, तो पहचान में हम क्या करते हैं, पूर्व उपस्थित यानी कि पहले से जो उपस्थित होते हैं, पहले से जो उपस्थित होते हैं उन्हीं के आधार पर हम किसी जीवों को पहचान कर उनके स्थान में उसको जो है, उनके स्थान में उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। पहचान के बिना हम किसी भी जीव जंतु का नामकरण नहीं कर सकते, हम पहचान के बिना किसी भी जीव जंतु का जो है हम नामकरण नहीं कर सकते। तो आप लिखेंगे यहां से, पहचान में हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति, पहचान में हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति पहचान में हम
पहचान में हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में जीवों का उचित स्थान, वर्गीकरण पद्धति में जीवों का उचित स्थान निश्चित करते हैं, 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 निश्चित करते हैं। इसके बाद समान गुणों या लक्षणों के आधार पर, इसके बाद सामान्य गुणों या लक्षणों के आधार पर, इसके बाद सामान्य गुणों या लक्षणों के आधार पर, इसके बाद सामान्य गुणों या लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर उस जीवधारी का नामकरण कर, नाम लिखते हैं, नामकरण करते हैं, मतलब वैज्ञानिक नाम, खासकर यहां बात होगी। क्या लिखा? क्या लिखा? आधार पर उस जीवधारी का, समान गुणों या लक्षणों के आधार पर उस जीवधारी का नामकरण कर वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करते हैं। तो अब इसके बाद पहचान के बाद क्या आएगा, जल्दी बताइए आप? नामकरण। अब पहचान लिया उस जीव को, हमने क्या पहचाना? मान लीजिए हमने देख लिया कि इस जो जीव खोजा गया है, इस जीव का सामान्य लक्षण, सामान्य गुण इस जीव से मिलता है, या इस संघ में उपस्थित इस जीव से मिलता है। तो अब उसका, उसी संघ के उपस्थित जीवों के आधार पर इसका हम नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? नामकरण मतलब क्या करना चाहिए? नाम लिखना, यानी कि नाम पकड़ना, या फिर नाम उसका रखना। नामकरण करेंगे तो नामकरण। चलिए अगला हेडिंग लिखेंगे, नामकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम, अंग्रेजी में बोलेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। अब आप ध्यान से समझिएगा, नामकरण पद्धति से आपके प्रश्न 100% एग्जाम में आएंगे। बड़ा परेशान कर दिया ईश्वर ने हमको। नामकरण पद्धति से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपका 100% बेटा देखने को मिलेगा, तो मिलेगा, ये माइंड में रखिएगा। यहां से एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि पूछ देता है क्वेश्चन कैसे कि अरे वर्गीकरण में द्विनाम पद्धति, वर्गीकरण में द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? या पूछ देगा वर्गीकरण में द्विनाम पद्धति का उल्लेख किन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है? या पूछ सकता है कि त्रिनाम पद्धति किन के द्वारा दिया गया है? द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति क्या है, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप पहले हमको बताओ, हम लोग क्या है? हम लोग आधुनिक मानव है, इंसान है, हम लोग इंसान है। हम लोगों का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? होमो सैपियन। इस शब्द को आराम से देखो, इस शब्द में
दो भाग हैं, एक है होमो और दूसरा है सेपियंस। एक है होमो और दूसरा क्या है, सेपियंस। तो इस शब्द, ये शब्द जो आ रहा है ये त्रिनाम पद्धति में है कि दो नाम पद्धति में आएगा? दो नाम पद्धति में, क्योंकि इस शब्द का ये होमो हम लोगों का वैज्ञानिक नाम, इंसान का, आधुनिक इंसान, आधुनिक मानव का, आधुनिक इंसान का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, जल्दी बताओ? होमोसेपियन। और ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होमो है और एक क्या है, सेपियंस है। ये दी नाम पद्धति से, ये दी नाम पद्धति का ही एक अच्छा सा उदाहरण है आपका। तो क्वेश्चन यहां से 100% पूछेगा ही पूछेगा कि दी नाम पद्धति किन के द्वारा, किन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, त्रिनाम पद्धति किन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। अब तुम लोग समझ रहा होगा कि सर नामकरण सोनी, मोनी, टोनी, राजू, राजू, रमेश, सर ये वाला क्या? नहीं, ये नहीं। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम। कौन से नाम? वैज्ञानिक नाम। समझ लीजिए, जीवधारियों के वैज्ञानिक नामों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, होमोसेपियन। तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी इंसान हैं सभी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, होमोसेपियन। तो स्पष्ट रूप से, सामूहिक रूप से पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इंसान को वैज्ञानिक नाम क्या दे दिया गया, होमोसेपियंस। क्या कह दिया गया, होमोसेपियंस। आई बात समझ में? तो नामकरण पद्धति में हम लोग यही चीज जो है से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो पहले यहां से आप थोड़ा सा लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिखेंगे आप। पौधों का नामकरण वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय, पौधों का नामकरण, पौधों का नामकरण, पौधों का नामकरण वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली, वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली ICBN, पौधों की नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली। फिर से, पौधों का नामकरण वनस्पति नामकरण की, वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नियमावली ICBN, अर्थात इसका पूरा हिंदी होता है आईसो, इंग्लिश फुल फॉर्म होता है बेटा, आईसो होता है इंटरनेशनल। क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। क्या होता है जल्दी बताओ, इंटरनेशनल। और सी से होता है बेटा कोड। सी से क्या होता है, सी से क्या होता है जल्दी बताओ, सी से होता है कोड, है ना, कोड ऑफ। बी देख रहे हो, बी, बी से क्या होगा जल्दी बताओ। अब आप बताओ, वनस्पति तुम्हारा बोटनी में आएगा कि जूलॉजी में आएगा, किसमें आएगा, बोटनी में आएगा कि जूलॉजी में आएगा, बोटनी में। तो वो होता है बोटैनिकल, वो होता है बोटैनिकल, बी से बोटैनिकल। अब क्या बचा जल्दी बताओ, क्या बचा, एन बचा। क्या बचा, एन बचा। तो एन से क्या होता है, नोमेनक्लेचर। क्या होता है, क्या होता है, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ये परीक्षा में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है, 11th क्लास, बिल्कुल 11th क्लास के परीक्षा में कई बार ICBN का पूछ चुका है, या पूछ देता है, पूछ देगा कि ICBN का फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम बताइए। या नहीं तो पूछ देगा कि वनस्पति, पूछ देगा कि वनस्पतियों का जो नामकरण किया जाता है, वनस्पतियों का जो नामकरण किया जाता है उस संस्था को क्या कहते हैं। तो वो संस्था क्या है जल्दी बताओ, ICBN। पूरा नाम बोले तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल, बोटैनिकल, जल्दी बताइए, नोमेनक्लेचर। और अगर हम इसका हिंदी में बोले, अगर इसका हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति अंतरराष्ट्रीय, वनस्पति अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति, हम इसे कह सकते हैं। यानी कि वनस्पतियों के नामकरण, खोजे गए पेड़ पौधों में किसी भी जाति का अगर उसका नया जाति खोजा गया है तो उसको, उसका जो नामकरण होगा, नामकरण
पंक्ति होगी वो यह संस्था करेगा। आई बात समझ में? वो कौन करेगा? तो यह संस्था करेगा। इसमें सब बोटेनिकल साइंटिस्ट होते हैं, वही इसका नामकरण करेगा। और दूसरा आता है प्रश्न, सर ये तो बोटनी में हो गया, तो जंतु में कौन करेगा? है ना सर, जंतु में कौन करेगा? तब जंतु का नामकरण करने वाली कौन संस्था है? होमो सेपियंस। यदि आधुनिक मानव को रखा तो किसने रखा? बात समझ रहे ना? होमो सेपियंस अगर रखा तो किसने रखा? तो क्या लिखे? इसको बंद कर लिए, के आधार पर किया जाता है। अब जंतु का लिखेंगे, के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है, के आधार पर, के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। इसी के आधार पर वनस्पतियों का नामकरण किया जाता है। तो जंतु का नामकरण किसमें होगा? तो यहां से लिखेंगे। अब आप लिख लिया आपने, तो लिखेंगे जंतुओं का नामकरण, जंतुओं का नामकरण जंतु अंतरराष्ट्रीय नियमावली, जंतुओं का नामकरण जंतु अंतरराष्ट्रीय नियमावली, जंतु का नामकरण जंतु अंतरराष्ट्रीय नियमावली ICZN, ICZN, IC क्या लिखा आपने? ICZN। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आई से क्या होगा जल्दी बताओ? इंटर नेशनल, सी से वही हो जाएगा कोड ऑफ। अब आप बताओ जेड से क्या होगा? जेड से क्या होगा जल्दी बताओ? वेरी गुड, जूलॉजिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल हो जाएगा। क्या हो गया? जूलॉजिकल हो जाएगा। अब आप हमें बताइए, जूलॉजिकल और एन से क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है। देखो पहले आपको तो बड़ा अच्छा से समझना होगा ये सब चीज। आइए आपका फर्स्ट चैप्टर जो है, आप ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, आप ये सब नहीं समझोगे। समझना क्या है, कुछ कुछ चीजें बेटा याद भी करनी है। अब आप बताओ, ICBN हमने आपको बता दिया, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है। इसी के आधार पर, इसी में जो है यही संस्था जो है से किसका नामकरण करती है? वनस्पतियों का नामकरण करती है। और जंतुओं का नामकरण कौन करती है? ICZN करती है। कौन करती है? ICZN करती है। यही जो है से नामकरण करती है। और इसमें क्या होता है बेटा? इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक जो है से कार्यरत होते हैं। और वो हो गया, देखिए कार्यरत होते हैं, और वो अपने विभिन्न विभिन्न पद्धतियों का इस्तेमाल करके खोजे गए जीवधारियों का नामकरण जो है से करते हैं। जैसे कि अब पहले हम पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति, फिर पढ़ेंगे त्रिनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे त्रिनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आई बात समझ में? तो चलो पहले हम उसी को शुरू करते हैं, द्विनामकरण पद्धति। नया पेज ले ले हम। चलिए पहले हम वही पढ़ेंगे,
द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति या द्विनामकरण, द्विनामकरण पद्धति। ध्यान से समझिएगा, यहां से प्रश्न आपके 100% आएंगे ही आएंगे। द्विनाम पद्धति लिख लेंगे पहले, तब हम बताएंगे। कैरोलस लिनियस ने जो है सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ही बताया था कि खोजे गए टेक्सा का जो नामकरण है हम दो आधारों पर कर सकते हैं। पूछता है बेटा, आपको 100% वैज्ञानिक का नाम तो पूछना ही पूछना है, चाहे आपका मॉडल सेट में पूछे, चाहे आपका फाइनल एग्जाम में पूछे, पूछता है बेटा। हम जब इसको बताने के बाद जब आपका एमसीक्यू कराएंगे, उसमें भी इससे हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसमें भी इससे क्वेश्चन देंगे। तो क्या है, कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम जीवधारियों के लिए जो है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ही पहले बताया था कि हम दो आधारों पर दो आधार बना के किसी भी खोजे गए जीवधारियों का नामकरण कर सकते। नामकरण समझ रहे हो ना? अरे नाम रखना, तुम जो पैदा लिया होगा तो तुम लोग का कोई ना कोई तो नाम पकड़ा होगा ना जी। तुम लोग जब बदमाशी कर रहा होगा तो नहीं कि चुलबुलवा रख दिया, चुलबुलिया रख दिया, और कुछ बोल रहा होगा तो कुछ और नाम रख दिया, वही चीज हो गया। तुम्हारे लक्षण, तुम्हारे गुण के आधार पर तुम्हारा क्या रख दिया, सब नाम रख दिया। बात समझ रहे कि नहीं? नाम रख दिया, वही चीज है। तो द्विनामकरण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। किसने किया था? किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। ठीक, तो लिखेंगे आप द्विनाम पद्धति या द्विनामकरण पद्धति सर्वप्रथम, द्विनामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति, द्विनाम नामकरण पद्धति, नामकरण पद्धति, पद्धति का उपयोग किसने किया था बेटा? जल्दी बताओ। कैरोलस। किसने किया था? किसने? कैरोलस लिनियस ने किया था। द्विनामकरण पद्धति का उपयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस, या आप इसे और करना चाहते तो कर सकते हैं, स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक, स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक, कैरोलस लिनियस ने किया। कैरोलस लिनियस ने किया। कैरोलस लिनियस ने किया। अब समझिए इनके अनुसार क्या था, ध्यान दो बेटा। इनके अनुसार किसी भी कोई भी जो वनस्पति, हम लोग पेड़ पौधे जाते हैं, कोई भी वनस्पति, घास फूस जो भी आया, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात टोटली वो स्वपोषी हो। कोई भी जो वनस्पति है, उनके जो नामकरण है,
नामकरण है, यानी कि उनके जो वैज्ञानिक नाम है वो दो शब्दों के आधार पर रखा गया। उनके वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों के आधार पर रखा गया? कितने? दो शब्दों के आधार पर जो है आपका रखा गया। जैसे कि मान लीजिए आलू, जैसे क्या मान लीजिए आप आलू, आलू जो है, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वह सोलेनम सोलेनम ट्यूबेरोसम है। सोलेनम ट्यूबेरोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम बोलते हैं। इसमें कितने शब्द आए? दो शब्द आए, एक सोलेमन संघ आ गया, एक ट्यूबेरोसम आ गया, दो शब्द। यानी कि सर्दी बड़ा परेशान कर दिया है। इनके अनुसार जितने भी वनस्पति हैं उनका जो नामकरण है वो कितने शब्दावली के आधार, कितने शब्दों के आधार पर रखा गया? दो शब्द के आधार पर रखा गया। ठीक, आप लिखेंगे, आप यहां से ऐसे करके लिखेंगे, कैरोलस लिनियस के अनुसार, कैरोलस लिनियस के अनुसार पौधे का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कैरोलस लिनियस के अनुसार पौधे का वैज्ञानिक नाम, पौधे का वैज्ञानिक नाम, पौधे का वैज्ञानिक नाम, पौधे का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर, पौधे का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पौधे का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे 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 लिखेंगे बेटा आलू, आप ध्यान से समझते चलिएगा। जैसे आलू, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है, जैसे हो गया बेटा आलू, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं उसको? सोलेनम, सोलेनम क्या बोलते हैं? सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब आप बताओ आलू का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया बेटा? सोलेनम ट्यूबेरोसम। कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं बेटा जल्दी बताओ। इसमें इसमें जो है सिर्फ दो शब्द है, दो शब्द है। ये जो है, ये जो है वो जेनेटिक है, और ये जो शब्द है, और वो जो शब्द है वो आपका क्या होगा? स्पेसिफिक हो जाएगा। यानी कि स्पेसिफिक मतलब हो गया जाति का नाम हो गया। ये जो है ये आपका जेनेटिक हो जाएगा, ये आपका जेनेटिक शब्द है। क्या हो जाएगा? ये आपका जेनेटिक शब्द हो जाएगा। और वो जो है आपका क्या है? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है अर्थात ये कोई गुण है, ये किसी गुण को बताता है, और ये किसी ना किसी किसको बताता है बेटा? जाति को बताता है। ये क्या, ये किसको बता रहा है? जल्दी बताओ। ये गुण को इंगित करता है, और ये किसको इंगित करता है? जल्दी बताइए आप लोग। ये जाति को इंगित करता है। तो ये दो शब्दों के आधार पर आलू का वैज्ञानिक नाम ये रख दिया गया। लिखेंगे अब प्रश्न आता ये है कि क्या कैरोलस लिनियस ने बिना किसी आधार के वनस्पति जीवों का दिनामकरण पद्धति के आधार पर नाम रखते चले गए? तो आधार से क्या हो गया? पहला कोई भी वनस्पति का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो पहला जो दो शब्दों से मिलकर बना होगा,
पहला जो शब्द होगा वो उसके गुण को बताएगा, मतलब जेनेटिक होगा, और दूसरा जो दूसरा जो शब्द होगा वो किसको बताएगा, उसके जाति को बताएगा। तो आखिर इसके क्या पद्धति है, दी नामकरण पद्धति का, दी नामकरण सिद्धांत का क्या क्या पद्धति, यानी कि क्या नियम लिया, और किस नियम के आधार पर, किस नियम के आधार पर किसी भी वनस्पति का वैज्ञानिक नाम दी नामकरण पद्धति के आधार पर कैरोलस लिनियस ने रखा। तो चलो उसी को समझेंगे अभी हम, ध्यान से समझेंगे इसको। यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको? चलिए आप लिखेंगे, आप लिखेंगे द्विनाम पद्धति के नियम, द्विनाम पद्धति के नियम। क्या है नियम इसका? द्विनाम पद्धति के नियम, द्विनाम पद्धति के नियम। नियम नंबर 1, सबसे पहला चीज, नियम नंबर 1, द्विनाम पद्धति में जिस जीव का हम नामकरण कर रहे हैं, उस जीव के नामकरण का जो अंग्रेजी शब्द लिखते हैं वो लैटिन भाषा में होता है। किस भाषा में होता है? किस भाषा में होता है जी? वो लैटिन भाषा में होता है, और वह हमेशा अंग्रेजी में तिरछे लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? तिरछे। ध्यान दो, द्विनामकरण पद्धति में जो शब्द वैज्ञानिक नाम, जो जिस वनस्पति का वैज्ञानिक नाम दो नाम पद्धति के आधार पर रखा जा रहा है, वो जो नाम है ये लैटिन भाषा में बने होते हैं, लैटिन भाषा के बने होते हैं, लैटिन भाषा के अंग्रेजी शब्द होते हैं। और साथ ही साथ बेटा, और साथ ही साथ क्या होगा, और साथ ही साथ इसके जो लिखने का जो स्टाइल है वो कैसे होगा? तिरछे भाषा में, तिरछे शब्दों में लिखा जाता है, तिरछे शब्दों में लिखा जाता है। तो पहला नंबर लिखेंगे, नियम नंबर 1, द्विनाम पद्धति के नियम नंबर 1, जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं, जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं, जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं, और वे, उनकी लिखावट कैसी होती है? तिरछा, और वे तिरछे लिखे हुए होते हैं। लैटिन भाषा में होती है और वे तिरछे लिखे हुए होते हैं, और वे तिरछे लिखे हुए होते हैं। हो गया? कैसे होते हैं? तिरछे लिखे हुए होते हैं, पहला। दूसरा नियम, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, जेनेटिक नाम होता है, या फिर जेनेटिक नाम होता है अर्थात वंश का नाम होता है, पर रख देंगे। नियम नंबर 2, जैविक नाम में पहला शब्द वंश का होता है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश का होता है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश का होता है, पहला शब्द वंश का होता है, पहला शब्द वंश का होता है, जबकि दूसरा शब्द किसका होगा? जल्दी बताओ। जबकि दूसरा शब्द जाति का होता है, जबकि दूसरा शब्द
जाति का होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति का होता है। आई बात समझ बेटा। तीसरा नियम, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, वैज्ञानिक नाम को जब टाइप किया जाता है, देखो वैज्ञानिक नाम को जब टाइप किया जाता है, टाइप समझते हैं आप लोग बेटा? वैज्ञानिक नाम को जब टाइप किया जाता है, टाइप किया जाता है, तो यह इटैलिक में लिखा जाता है। जब टाइप किया जाता है तो यह इटैलिक में लिखा जाता है। इटैलिक समझते हैं ना आप लोग? मोबाइल चलाते तो समझ ही रहे होंगे क्या लिखे। जब टाइप किया जाता है तब यह इटैलिक में लिखा जाता है, तब यह इटैलिक में लिखा जाता है। और जब यह और जब यह और जब यह और जब यह हाथ से लिखते हैं, और जब यह हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग, तब दोनों शब्दों को अलग अलग, तब दोनों शब्दों को अलग अलग, दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है, अलग अलग रेखांकित किया, अलग अलग रेखांकित किया जाता है। चलिए अब ये लिखे तो तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि दी नामकरण पद्धति में जो पहला शब्द होता है, पहला जो नाम होता है, ये संज्ञा होता है, और ये दूसरा जो नाम होता है ये बेटा क्या होता है? सर्वनाम होता है। नहीं सॉरी, विशेषण होता है बेटा। क्या होता है? पहला जो शब्द है दी नामकरण पद्धति में, जो पहला शब्द है वो क्या है? संज्ञा होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। ये सब लिखने की जरूरत खैर नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका दी नामकरण पद्धति। ठीक है, जो किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी बताइए आप लोग, किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं हम तीसरा, अब आते हैं इसका अगला भाग। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने क्या पढ़ा? दी नामकरण पद्धति पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? दी नामकरण पद्धति। अब हम क्या चलेंगे जल्दी बताओ? त्रिनामकरण पद्धति। मतलब यहां हमने कैरोलस लिनियस के अनुसार किसी भी वनस्पति का जो वैज्ञानिक नाम होगा, वैज्ञानिक नाम होगा, वो दो शब्दों से मिलकर बना होगा। सबकी गुण, सबका हम नियम बता दिए। पहला जो होगा वो वंश का नाम या सर वंश का गुण बताएगा। दूसरा जो होगा वो क्या बताएगा बेटा? जाति को बताएगा। दूसरा क्या बताएगा? जाति को बताएगा। अब त्रिनाम पद्धति में क्या आएगा? शब्द बढ़ जाएंगे, होगा ना? त्रिनाम पद्धति में क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। शब्द बढ़ जाएंगे। तो अगला आप लिखेंगे, अगला आप लिखेंगे त्रिपद नाम पद्धति। त्रिपद नाम, त्रिपद नाम पद्धति। चलिए, त्रिपद नाम पद्धति बोलेंगे नहीं आप सब? लिखेंगे त्रिपद नाम पद्धति।
त्रिपद नाम पद्धति, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, पिटना शुरू कर देंगे। अब कहां आ गए हम लोग? त्रिपद नाम पद्धति। चलो ठीक है, यहां से अब कल, आज बेटा जितना बताए सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? चलो कल हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है।